वेलकम टू माय ऑल स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि हम बिल्कुल बेसिक से क्लास को शुरू करेंगे, तो आज हम पहला टॉपिक शुरू करते हैं, अंक एवं संख्याएं। आज हमारा रीट मेंस मैथमेटिक्स का पहली क्लास है। अंक व संख्याएं, डिजिट एंड नंबर हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, जीरो लेवल से, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को जल्दी से समझ में आ जाता है, ताकि कई स्टूडेंट को जल्दी से समझ में नहीं आता है। तो हम बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे और इसके बाद हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो अंक क्या होता है और संख्या क्या होती है, तो इसके बारे में हम कुछ बेसिक्स चर्चा कर लेते हैं और इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी किए। चलो देखिए, ये अंक क्या होता है। तो अंक जैसे 1 से 9 तक की जो संख्या होती है, 1 से 9 तक की जो संख्या होती है और वह साथ में जीरो भी, तो वो क्या होता है, अंक कहलाते हैं। तो अंक कौन कौन सी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और साथ साथ में वह जीरो। तो ये क्या है, ये अंक है, ये अंक कहलाते हैं। और अंक के कुछ नियम भी है, तो क्योंकि अंक जैसे जीरो है तो जीरो के कुछ नियम है और 1 के नियम है, 2 के नियम है। सभी नियमों के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि कई ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो इससे बिल्कुल बेसिक से सवाल उठाया जाता है, वो आप कर नहीं पाते हो। तो देखो जीरो का क्या नियम है वो देखते हैं। जीरो का क्या नियम है, तो जीरो में हम किसी भी संख्या का गुणा करते हैं। देखो मैं आप साथ साथ में नोट्स भी बनाते चलना, क्योंकि आप नोट्स बनाते चलोगे तो वो आपकी जब एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो साथ साथ में नोट्स भी बनाते चलना, ताकि मैं आपको नोट्स भी साथ साथ में लिखवाता चलूँ। जैसे जीरो का क्या नियम है, तो पहला नियम देखिए, जीरो का नियम कि हम किसी भी संख्या में जीरो का गुणा करते हैं तो हमें परिणाम क्या प्राप्त होता है, जीरो प्राप्त होता है। तो आप साथ साथ में लिखते चलिए, किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर परिणाम क्या शून्य प्राप्त होता है, परिणाम शून्य प्राप्त होता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, हम 1 में जीरो का गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, जीरो प्राप्त होगा। 2 में जीरो का गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, जीरो प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम कोई भी संख्या लिख लेते हैं, जैसे 99 लिख लेते हैं। 99 में जीरो का गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, जीरो प्राप्त होगा। एक पहला रूल्स ये रहा। दूसरा रूल्स देखिए, यदि हम किसी भी संख्या में जीरो का भाग दें तब हमें क्या परिणाम प्राप्त होता है, इन्फिनिटी, अपरिणामित परिणाम प्राप्त होता है, अपरिमाणित परिणाम प्राप्त होता है। तो ये इसकी परिभाषा लिखिए, किसी संख्या में शून्य का भाग देने पर, किसी संख्या में शून्य का भाग देने पर क्या परिणाम कैसा प्राप्त होता है, अपरिमाणित प्राप्त होता है। भाग देने पर परिणाम अपरिमाणित प्राप्त होता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, हम किसी भी संख्या में जीरो का भाग दे, जैसे 1 में हम जीरो का भाग दे देंगे तो वो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इन्फिनिटी प्राप्त हो जाएगा। 1 में जीरो का भाग देने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, इन्फिनिटी। इसी प्रकार हम 2 में जीरो का भाग दे दे तो वो इन्फिनिटी प्राप्त हो जाएगा। ऐसे एग्जाम्पल चलते रहेंगे। जैसे हम ले लेते हैं कोई भी 99 में जीरो का भाग दे दो तो वो क्या हमें अपरिमाणित प्राप्त होगा। तो ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम कौन सा है, कि तीसरा नियम हम ये कह सकते हैं कि जो पूर्ण संख्या है वह पूर्ण संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है, तो जीरो से शुरू होती है, तो या प्रारंभ होती है, ये बोल सकते हैं। तो तीसरा रूल्स देखिए,
तीसरा रूल्स क्या आ जाएगा, जैसे 1 0 1 2 3 4 ऐसी ये कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या है। तो हम लिख सकते हैं कि पूर्ण संख्या शून्य से प्रारंभ होती है। तो पूर्ण संख्या है साथ साथ में नोट्स बनाते चलना, इसलिए मैं साथ साथ में परिभाषा, ऐसे में आपको ओनली फॉर एग्जांपल बता के भी मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन आप साथ साथ में नोट्स बनाते चलो, जो ऐसा मैं समझ के आपको परिभाषा भी लिखवा रहा हूँ। तो आप साथ हेड राइटिंग नोट्स साथ साथ में बनाते चलना। पूर्ण संख्या शून्य से प्रारंभ होती है, शून्य से प्रारंभ होती है। शून्य से पूर्ण संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है, शून्य से प्रारंभ होती है। पूर्ण संख्या कौन कौन सी है, 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये चलता रहेगा। ये कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या है। अब हम ये 3 रूल्स तो हो गए, आगे हम और क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि शून्य है, शून्य क्या सम संख्या होती है क्या, सम संख्या कौन सी, सम संख्या तो सम संख्या 2 4 6 8 ये सम संख्या होती है। विषम संख्या कौन कौन सी होती है, तो 3 है 6 है 9 है, ऐसी संख्या क्या होती है, विषम संख्या होती है। तो शून्य क्या है, तो शून्य न तो सम संख्या में गिना जाएगा और न ही विषम संख्या में गिना जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि शून्य न तो सम संख्या होता है और न ही विषम संख्या होता है। तो ये चौथा रूल्स देखिए, चौथा रूल्स हम कह सकते हैं कि शून्य न तो सम संख्या होता है और न ही विषम। शून्य कैसी संख्या है, शून्य न तो सम संख्या है और न ही विषम संख्या है। तो शून्य सम संख्या में भी नहीं गिनी जाती है और विषम संख्या में भी नहीं गिनी जाती है। और आगे हम क्या, अगर हम किसी भी संख्या में शून्य को जोड़ दें तो कोई संख्या पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, कि हम 1 में 0 जोड़ दें तो 1 ही प्राप्त होगा, 2 में 0 को जोड़े तो 2 ही प्राप्त होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि शून्य कैसा तत्समक है, तो योज्य तत्समक है। ये एक रूल्स ये भी हम कह सकते हैं। तो 5वां रूल्स लिखिए, शून्य कैसा है, तो योज्य तत्समक है, योज्य तत्समक, तत्समक ऐसे तत्समक। शून्य कैसा है, तो योज्य तत्समक है। अब शून्य में किसी भी संख्या को हम जोड़ते हैं, जैसे अब एग्जाम्पल, ये 5 रूल्स लिख लिए, अब एग्जाम्पल ही समझ लो। जैसे हम शून्य में किसी भी संख्या को किसी भी संख्या में शून्य को जोड़ते हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं किसी भी संख्या में हम शून्य को जोड़ते हैं। जैसे 1 में 0 को जोड़ा तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि 1 में 0 को जोड़ेंगे तो कितना, 1 प्राप्त होगा। जैसे 2 में 0 को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। तो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम किसी भी संख्या में शून्य को जोड़े तो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि हम संख्या में से शून्य को घटाए तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम 1 लेते, 1 में 0 को घटाओ तो कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, नहीं प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि 1 में से 0 को घटाओ तो 1 प्राप्त होगा। जैसे 2 में से 0 को घटाओ तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या में से शून्य को घटाया जाए तो उस संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये शून्य के रूल्स हो गए। अब 1 के कौन कौन से रूल्स हैं, हम सभी रूल्स पढ़ेंगे, इसके बाद स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। आज हमारी बेसिक की क्लास है। अब यदि ये अंक एवं संख्या की लेवल 2 में भी ये पार्ट चलता है, तो आप यदि लेवल 1 और लेवल 2 के स्टूडेंट हो, दोनों देख सकते हो। लेवल 1 में भी ये पार्ट चलता है शून्य ये अंक एवं संख्या का। तो आप लेवल 1 के स्टूडेंट हो तो अब भी क्लास देखो तो देख सकते हो आप। जैसे आप 1 का रूल देखते हैं, 1 का कौन सा रूल्स है वो देखो। 1 का रूल देखो। तो 1 कैसी संख्या है, 1 कैसी संख्या है, तो 1 कैसी संख्या है, तो 1 एक विषम संख्या है। तो पहला रूल्स लिखिए 1 का कि या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि प्रथम विषम संख्या कौन सी है, तो 1 है। तो हम यही लिख देते हैं प्रथम विषम संख्या, प्रथम विषम संख्या। प्रथम विषम संख्या कितनी, 1 होती है।
वन को कैसी संख्या है? तो विषम संख्या है। तो प्रथम विषम संख्या कौन सी है? वन है। अब वन कैसी संख्या है? वन न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। तो वन को वन न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। ये सेकंड रूल्स है इसका। एक न तो भाज्य संख्या है, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य। एक भाज्य भी नहीं है और अभाज्य भी नहीं है। अब दूसरा, वन में हम किसी भी संख्या का गुणा, ये दो रूल्स हो गए। प्रथम विषम संख्या कौन सी होती है? एक होती है। और एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या है। अब नेक्स्ट हम तीसरा रूल्स लिखो। तीसरा रूल्स हम लिख सकते हैं कि एक के ऊपर हम कितनी भी घात लगा लें तो हमें उसका मान क्या प्राप्त होगा? वन प्राप्त होगा। हम एक के ऊपर कितनी भी घात लगा लें तो उसका मान वन ही प्राप्त होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल नहीं, पहले परिभाषा लिख लेते। एक के ऊपर कितनी भी घात हो उसका मान एक ही होता है। एक होता है। ये वन का रूल है। जैसे एक के ऊपर घात 4 हो तब भी उसका मान एक के ऊपर घात 9 हो तब भी उसका मान वन ही प्राप्त होगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रूप हम ये कह सकते हैं कि एक का वर्गमूल भी एक ही होता है और एक का घनमूल भी एक ही होता है। तो ये तो कॉमन बात है, ये तो नहीं लिखो तो भी चलेगा, क्योंकि एक का वर्गमूल तो एक ही होता है और एक का घनमूल एक ही होता है। और एक कैसा है? तो एक गुणन, जो जीरो था, जीरो कैसा? योज्य तत्समक था। और एक कैसा है? तो गुणन तत्समक है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक कैसा है? तो गुणन तत्समक है। एक गुणन तत्समक है। एक गुणन तत्समक है। तत्समक है। कैसे गुणन तत्समक है? यदि हम किसी भी संख्या में एक का गुणा करें तो हमें वही संख्या वापस प्राप्त हो जाती है। जैसे मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे 2 में 1 का गुणा करें तो हमें 2 प्राप्त होगा। 2 में 1 का गुणा करें तो 2 ही प्राप्त होगा। यदि मैं 4 में 1 का गुणा करता हूँ तो मुझे क्या? 4 ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये कैसा तत्समक है? गुणन तत्समक है। मैं किसी भी संख्या में 1 का गुणा करूँ तो वही संख्या हमें प्राप्त होती है। और यदि मैं भाग दे दूँ तो भी परिणाम वही बना रहता है। जैसे मैं 2 में 1 का भाग दे देता हूँ तो 2 में 1 का भाग दे दूंगा तो मुझे क्या? 2 ही प्राप्त होगा। 4 में 1 का भाग दे दूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा? 4 ही प्राप्त होगा। तो किसी भी संख्या में 1 का गुणा करो तो वही संख्या प्राप्त होती है और किसी भी संख्या में 1 का भाग दे दो तो भी वही संख्या प्राप्त होती है। हम ये बोल सकते हैं। अब ये 4 रूल्स तो हो गए। अब आगे और देखिए, 1-2 रूल्स और है, अभी याद नहीं आ रहे। ये एक और रूल्स और लिख लीजिए। जैसे ये 5वां रूल्स हम ये कह सकते हैं कि संख्याओं का सबसे छोटा अंक कौन सा है? तो 1 होता है। तो संख्याओं का सबसे छोटा अंक कौन सा है? तो 1 होता है। जीरो मत मानना, ये जीरो नहीं है। संख्याओं का सबसे छोटा अंक कौन सा है? 1 है। तो संख्याओं का सबसे छोटा अंक सबसे छोटा अंक 1 होता है। संख्याओं का सबसे छोटा अंक कौन सा होता है? तो 1 होता है। और प्रथम प्राकृतिक संख्या भी क्या होती है? 1 होती है। प्रथम प्राकृतिक संख्या भी क्या होती है? 1 होती है। तो ये एक और रूल लिख लो, प्रथम प्राकृतिक संख्या 1 होती है। प्रथम प्राकृतिक संख्या 1 होती है। ये 1 के रूल्स है।
बस इतने रूल्स है, बाकी तो और तो क्या है, ये तो रूल्स ये तो मैंने लिखवाया नहीं, ये तो गुणन तत्समक है और भाग दो तो भी वही संख्या प्राप्त होती है। बस इतना ही है, बाकी कुछ नहीं। सबसे बड़ी बात तो कौन सी है, सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो 1 है, और 1 कैसी है, तो प्राकृतिक संख्या है। अब 2 के रूल्स लिख लो। 2 के रूल्स वैसे हम 9 तक रूल्स पूरे लिख लेंगे आज की क्लास में। ये 1 का रूल हो गया, ये 2 का रूल यहाँ पे लिख लो। 2 का रूल्स जैसे ये संख्या जैसे हम वर्ग वगैरह करते हैं उसमें ज़्यादा काम आते हैं। तो ये 2 का रूल्स, ये पहला रूल्स देखिए कि 2 कैसी संख्या है, तो प्रथम सम संख्या कौन सी है, तो 2 है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रथम संख्या कौन सी है, तो 2 है। तो प्रथम सम संख्या प्रथम सम संख्या कौन सी है, तो 2 है। प्रथम सम संख्या कौन सी है, तो 2 है। और प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो भी 2 ही है। प्रथम अभाज्य संख्या 2 है। दूसरा रूल्स लिखो, प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2 है। यदि आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्रथम सम संख्या कौन सी है, तो इसका आंसर 2 होगा। प्रथम सम संख्या कौन सी है, तो इसका आंसर 2 होगा। और प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो इसका आंसर 2 होगा। और एक और रूल्स यह हो सकता है कि 2 कैसी संख्या है, तो 2 तो अभाज्य संख्या है। तो ये 2 प्रथम अभाज्य संख्या कितने, 2 है। तो 2 के अलावा सभी सम संख्या क्या होती है, भाज्य होती है। तो 2 अभाज्य संख्या। तो हम इसका ऐसे भी लिख सकते हैं कि एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य है, तो वो कौन सी, 2 है। तो ये तीसरा रूल से हम ये भी कह सकते हैं कि एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य है, एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य है। ये तीसरा रूल्स है। देखो, प्रथम सम संख्या कौन सी है, तो 2 है। और प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2 है। और एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य है, तो वो कौन सी संख्या है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, 2 होगा। इसका आंसर भी क्या होगा, तो 2 होगा। प्रथम सम संख्या 2, प्रथम अभाज्य संख्या 2 और एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, 2 होगा। अब इसका एक रूल्स और भी ये हो सकता है कि हम किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 2 हो तो वह कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। जैसे 2 मिनट मैं आपको पीछे लिख लेता हूँ। नेक्स्ट रूल्स देखिए, ये 3 रूल्स हो गए थे। ये चौथा रूल्स देखो, यदि हम किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर यदि 2 हो तो वह कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। तो ये भी एक रूल्स है। तो ये चौथा रूल्स देखिए कि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 2 हो तो हम लिख सकते हैं कि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर स्थान पर 2 हो तो वह कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। स्थान पर 2 हो तो वह कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। किसी संख्या जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे
पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। जैसे किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 2 हो तो वह कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। जैसे एग्जाम्पल 112 लिख लो, तो 112 पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? नहीं, 112 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे हम लिख लेते हैं कि 112 लिख लिया, 122 लिख लिया, और फिर 2342 लिख लिया, तो ये लास्ट इकाई के स्थान पर कौन सा आ रहा है? इकाई के स्थान पर 2 आ रहा है। तो इकाई के स्थान पर 2 आ रहा है तो वो कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। तो मैं इसीलिए आपको, आप हैंडराइटिंग नोट्स लिखते चलो, इसी प्रकार से मैं आपको सीधा एग्जांपल भी बता सकता था। 112 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 122 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 2342 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन मैं परिभाषा क्यों लिख रहा हूँ? ताकि आपके एग्जाम के टाइम पे आप इनको आसानी से पढ़ सको। तो किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 2 हो तो वह कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। जैसे 112 है, 122 है, 2342 है, इनके इकाई के स्थान पर 2 है, तो इकाई के स्थान पर 2 है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो और ये हम ये भी कह सकते हैं कि 2 के अलावा सभी सम संख्या भाज्य संख्या होती है। 2 के अलावा सभी सम संख्या भाज्य संख्या होती है, क्योंकि 4 है, 4 भाज्य संख्या है, 6 है, 6 भाज्य संख्या है, लेकिन 2 क्या है? 2 भाज्य संख्या थोड़ी है। तो 2 क्या है? 2 अभाज्य संख्या है। तो 5वां रूल्स ये भी कह सकते हैं कि 2 के अलावा सभी सम संख्या कैसी होती है? भाज्य संख्या होती है। भाज्य संख्या होती है। जैसे एग्जाम्पल देखो इसका, एग्जाम्पल यहाँ पे 2 कैसी है? तो 2 अभाज्य संख्या है। अब 6 देखो, तो 6 कौन सी है? भाज्य। एग्जाम्पल इसका तो क्या लिखवा देखो, 2 के अलावा सभी सम संख्या भाज्य संख्या होती है। तो 2 कैसी संख्या है? तो 2 अभाज्य संख्या। मैंने 2 का रूल्स अभी लिखवाया, उसमें आपने लिखा होगा कि 2 कैसी अभाज्य संख्या है। और 2 को छोड़कर बाकी जो सम संख्या है, जैसे 2 को छोड़कर कौन सी है? 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो ये कौन सी है? तो ये भाज्य संख्या है। ये कौन सी है? तो ये भाज्य संख्या है। और 2 कैसी है? तो 2 अभाज्य संख्या है। 2 कैसी संख्या है? तो 2 अभाज्य संख्या है। और बाकी सब कैसी है? तो भाज्य संख्या है। अब ये 2 के रूल्स शायद इतने ही रूल्स है, शायद क्या इतने ही रूल्स है। अब 3 के रूल देखो, आज हम बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे। 3 के रूल्स, 3 के क्या क्या रूल्स है? तो 3 है, 3 है, तो वो 3 कैसी संख्या है? 3 प्रथम अभाज्य संख्या है। हम ये बोल सकते हैं कि अब प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 3 है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी? 3 है। तो इसका फर्स्ट रूल्स देखो, प्रथम विषम अभाज्य संख्या, प्रथम विषम संख्या जो अभाज्य है, ये कह सकते हैं प्रथम विषम संख्या जो अभाज्य है। ये 3 का रूल है कि प्रथम विषम संख्या जो 3 है वो कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। विषम संख्या भी विषम संख्या है और अभाज्य संख्या है। तो प्रथम विषम अभाज्य संख्या कौन सी है ऐसा पूछ लिया जाता है तो उसका आंसर क्या आएगा? 3 होगा। प्रथम विषम अभाज्य संख्या कौन सी है तो उसका आंसर क्या होगा? 3 होगा। और इसका एक रूल्स ये भी हो सकता है कि हम किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर यदि 3 होता है तो वह कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो हम ये लिख सकते हैं कि दूसरा रूल्स ये लिख सकते हैं कि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर इकाई के स्थान पर 3 हो तो वह कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। 3 हो तो वह कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती।
संख्या नहीं हो सकती। जैसे एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल देखो, हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे 13 है, 113 है, 1023 है, तो इसके इकाई के स्थान पर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। इकाई के स्थान पर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 3 हो तो वह कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यदि आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनमें से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है और ये आपको दे दिया जाता है, तो ये तो अभाज्य संख्या नहीं है, और जो दे रखी होगी वो पूर्ण वर्ग होगी, और ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 3 है, इसके इकाई के स्थान पर 3 है, और इसके इकाई के स्थान पर भी 3 है। तो इकाई के स्थान पर 3 हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। ये रूल्स है। तो 3 के रूल्स तो इतने ही हैं। अब नेक्स्ट देखो 4 के रूल्स। 4 के रूल्स भी ज़्यादा तो कुछ है नहीं। तो 4 के रूल्स तो मैं आपको ऐसे ही बोल देता हूँ कि जो ये प्रथम भाज्य संख्या कौन सी है, तो 4 प्रथम भाज्य संख्या है। चलो लिख ही लेते हैं 4 का रूल्स देखो। 4 को हम क्या लिख सकते हैं कि इसका रूल्स देखो कि प्रथम भाज्य संख्या कौन सी है, तो 4 है। प्रथम भाज्य संख्या, प्रथम भाज्य संख्या कौन सी है, तो 4 है। प्रथम भाज्य संख्या कौन सी है, तो 4 है। और 4 किसका वर्ग होता है? 2 का वर्ग होता है। तो दूसरी वर्ग संख्या कौन सी है, तो 4 है। तो दूसरा रूल्स ये भी हो सकता है कि दूसरी वर्ग संख्या 4। दूसरी वर्ग संख्या कौन सी है, तो ये 4 है। तो दूसरी वर्ग संख्या कौन सी है, तो 4। और प्रथम भाज्य संख्या कौन सी है, तो 4 है। प्रथम भाज्य संख्या 4, क्योंकि 4 प्रथम भाज्य संख्या है और दूसरी वर्ग संख्या कौन सी है, तो 4 है। 4 किसका वर्ग होता है? 2 का वर्ग 4 होता है। अब ये आप 5 के रूल्स देखो। हमें क्योंकि क्वेश्चन भी करने हैं तो थोड़ा जल्दी चलेंगे हम। 5 के रूल्स। 5 के रूल्स देखो। 5, तो 5 का इम्पोर्टेंट रूल लिख लेते हैं, क्योंकि हमें हमें क्वेश्चन आंसर भी करने हैं, इसलिए हम इम्पोर्टेंट रूल्स लिख लेते हैं कि 5 को हम किसी भी 5 का रूल्स क्या हो सकता है कि हम किसी भी संख्या में, हम 5 में किसी भी संख्या का गुणा करें। तो हम इसका 5 का रूल्स देखो कि 5 को किसी भी सम संख्या से गुणा करें तो उसका इकाई का अंक हमेशा 0 प्राप्त होता है। ऐसा एक रूल्स है। तो जैसे 5 में 2 का गुणा करें तो 10 प्राप्त होता है। अब सम संख्या जैसे 4 ले लो तो 5 चौक 20 होता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि 5 को किसी भी सम संख्या से गुणा करने पर इकाई अंक 0 होगा। तो 5 को किसी भी सम संख्या से, किसी भी सम संख्या से गुणा करने पर इकाई अंक 0 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम 5 में 2 का गुणा करें तो हमें 10 प्राप्त होगा। 5 में 4 का गुणा करेंगे तो 20 प्राप्त होगा। हम 5 में गुणा करें 6 का तो ये 5 संग 30 प्राप्त होगा। तो हम किसी भी सम संख्या से, हम 5 को किसी भी सम संख्या से गुणा करने पर इकाई अंक हमेशा क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे मैंने सम संख्या से गुणा किया, 5 में सम संख्या से गुणा किया तो यहाँ पे इकाई का अंक 0 प्राप्त होगा। 5 में सम संख्या से गुणा करने पर इकाई अंक 0 प्राप्त होगा। 5 में सम संख्या से गुणा करने पर इकाई अंक 0 प्राप्त होगा। ये 5 का रूल्स है। और एक हम ये भी कह सकते हैं कि हम 5 को किसी भी विषम संख्या से गुणा करने पर इकाई का अंक है वो 5 या 15। जैसे 5 या 15, तो 5 को किसी भी विषम संख्या से गुणा करने पर इकाई अंक 5 प्राप्त होगा। तो दूसरा रूल्स लिखिए। दूसरा रूल्स हम कह सकते हैं कि 5 को किसी भी
विषम संख्या से गुणा करने पर इकाई अंक क्या प्राप्त होगा? 5 होगा। 5 होगा। 5 को किसी भी विषम संख्या से गुणा करने पर इकाई अंक 5 होगा। जैसे मैं 5 को 3 से गुणा करता हूँ तो इकाई अंक हमें क्या प्राप्त होगा? 5 प्राप्त होगा। ये जैसे 5 में मैं गुणा करता हूँ, 5 का गुणा करता हूँ तो ये इकाई अंक क्या प्राप्त होगा? 25, तो ये 5 प्राप्त होगा। इसी प्रकार आगे करते रहना। जैसे 5 में मैं किसी भी विषम संख्या से गुणा करता हूँ तो मुझे इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा? 5 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे इकाई का अंक किसी भी विषम संख्या से 5 का हम गुणा करते हैं तो इकाई अंक हमें 5 प्राप्त होगा। और दूसरा हम ये कह सकते हैं कि हम किसी भी संख्या का वर्ग करें तो भी इकाई अंक हमें 5 ही प्राप्त होगा। कि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 5 हो और उस संख्या पर किसी भी घात हो तो ऐसा, जैसे एक रूल से लेकर ना, एक रूल्स हम ये भी कह सकते हैं, तीसरा रूल्स कि जैसे 105 का वर्ग करो तो मुझे 5 प्राप्त होगा। तो किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 5 हो, उस संख्या पर कितनी भी घात हो तो इकाई का अंक 5 प्राप्त होगा। हाँ, ऐसे लिख सकते हैं। तो किसी संख्या में एक 105, तो इकाई के स्थान पर 5 हो। किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 5 हो तो उस संख्या पर कितनी भी घात हो उस संख्या पर कितनी भी घात हो, इकाई का अंक 5 ही होगा। इकाई का अंक क्या रहेगा? 5 ही रहेगा। कितनी भी घात हो, इकाई का अंक 5 रहेगा। ही रहेगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, मैं 105 का वर्ग करता हूँ तो पीछे इकाई का अंक यहाँ पे क्या हमें 5 ही प्राप्त होगा। जैसे 5 का वर्ग करता हूँ, 5 का वर्ग करता हूँ तो मुझे इकाई का अंक क्या 25 होता है, तो इकाई का अंक मुझे 5 ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आपको करना है कि हम किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 5 हो, इकाई के स्थान पर यहाँ पे 5 हो, इकाई के स्थान पर 5 हो और उस संख्या पर कितनी भी घात हो, जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 भी हो सकती है, यहाँ पे 6 भी हो सकती है। जैसे 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 3, तो इसका क्यूब करेंगे तो भी यहाँ पे इकाई का अंक हमें क्या प्राप्त होगा? 5 ही प्राप्त होगा। तो कितनी भी घात हो हमें इकाई का अंक 5 ही प्राप्त होगा। अब 6 के रूल्स क्या है? तो 6 के रूल्स अब इम्पोर्टेंट रूल्स में लिखवा लेता हूँ। अब पूरी परिभाषा नहीं लिखूँगा। जैसे 6 के रूल्स देखो, 6 के रूल्स, 6 के क्या रूल्स है? तो 6 का रूल्स है कि किसी संख्या में हम इकाई के स्थान पर 6 हो तो उस संख्या पर कितनी भी घात हो तो इकाई का अंक क्या रहेगा? 6 ही रहेगा। तो इम्पोर्टेंट जो रूल्स है वो लिख लेते हैं कि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 6 हो तथा उस संख्या पर कितनी भी घात हो, इकाई का अंक 6 ही रहेगा।
का अंक 6 ही रहेगा। जैसे मैं आपको लिख लेता हूँ, जैसे 106 लिख लिया और इसकी पावर 4 लिख लिया, तो इसका जो हम इसकी पावर 4 तो 106 इंटू 106 इंटू 106 इंटू 106 करोगे तो आपको इसमें इकाई का अंक हमें 6 ही प्राप्त होगा। जैसे मैं लिख लेता हूँ 1006 लिख लेता हूँ और इसकी पावर में लिख लेता हूँ 2 लिख लेता हूँ। जब मैं इसका मैं वर्ग करूँगा तो यहाँ पे भी इकाई का अंक मुझे 6 ही प्राप्त होगा। तो ये इम्पोर्टेंट रूल है कि मैं किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 6 हो, इकाई के स्थान पर 6 हो और उस पर कितनी भी घात हो तो हमें इकाई का अंक हमें 6 ही प्राप्त होगा। इकाई का अंक यहाँ पे क्या प्राप्त होगा? 6 ही प्राप्त होगा। ये तो 6 के रूल्स हो गए। अब 7, 8, 9 3 रूल्स और देख लो। 7 के रूल देखो। सेवन के रूल्स देखो। 7 के रूल्स जैसे इम्पोर्टेंट रूल देखो। इसका एक इम्पोर्टेंट रूल है कि हम किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 7 हो तो वह कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। ये इम्पोर्टेंट रूल है कि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 7 हो, किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 7 हो तो वह कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। जैसे हम लिख लेते 107 लिख लेते एग्जाम्पल, तो 107 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? तो 107 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 7 हो तो इकाई के स्थान पर 7 हो तो वह कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। 107 117 है, 17 है और 127 से वो कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। ये 7 का रूल्स है। अब 8 के रूल देख लो। अब 8 के रूल देखते हैं। एट के क्या क्या रूल्स है? तो 8 किसका घन है? 2 का घन 8 होता है। 2 का घन 8 होता है तो दूसरी घन संख्या कौन सी है? 8 है। तो इसका पहला रूल्स है दूसरी घन संख्या। दूसरी घन संख्या कौन सी है? तो 8 है। तो 8 किसका घन होता है? तो 2 का घन होता है। और एक रूल्स इसका इम्पोर्टेंट है, ये है कि हम किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 8 हो तो वह कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। वह इकाई के स्थान पर 8 हो तो वह कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 8 हो तो वह कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 108 है, 128 है, 138 है, ये कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 8 है। तो किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 8 हो तो वह कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। अब 9 के रूल देखते हैं। क्योंकि आज की क्लास हमारी पूरी बेसिक है, फिर हम कल से क्वेश्चन भी करेंगे। देखो कल हम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो ये तो अंक का बेसिक है, कल हम संख्या के बारे में बेसिक पढ़ेंगे और फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये 8, 9 के रूल देखो।
ए नाइन एन ई। 9 का रूल देखो, 9 3 का वर्ग 9, तो सबसे ये 9 तो क्या है कि एक अंक की सबसे बड़ी भी संख्या है, तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 9। तो हम ये कह सकते हैं कि पहला रूल्स तो ये देखो कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 9 है। और 9 तो क्या है, भाज्य संख्या भी है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये विषम भाज्य संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि प्रथम विषम संख्या जो भाज्य संख्या है, तो उसका आंसर क्या आएगा, 9 होगा। दूसरा है प्रथम विषम संख्या जो भाज्य है। इसमें 3 का भाग जाता है, तो प्रथम विषम संख्या जो भाज्य है, तो उसका आंसर क्या आएगा, 9 होगा। तो इस तरह से हमें ये आज तो हमने क्या देखा, संख्या के बारे में सब कुछ बेसिक देखा, क्योंकि मैंने आज संख्या के बारे में आपको बेसिक बताया, अंक के बारे में बेसिक, संख्या के बारे में तो हम कल बताएंगे कि संख्या के बारे में, क्योंकि आज टाइम होने आ गया है, तो आज मैं संख्या के बारे में आपको सब कुछ बता नहीं सकता। तो आज मैंने क्या आपको अंक के बारे में बताया कि अंक जो 1 के क्या रूल्स है, 2 के क्या रूल्स है और 3 के क्या रूल्स है, इन सभी रूल्स के बारे में हमने आज अध्ययन किया। और ये सब कुछ बताना ज़रूरी, क्योंकि ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं और इसी टाइप से सवाल 1-2 उठा के आपको पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो आज की क्लास हमारी पूरी तरह से बेसिक थी। कल हम आज अंक के बारे में पढ़ा, कल हम संख्या के बारे में पढ़ेंगे कि हम वास्तविक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या क्या होती है, आवर्ती संख्या क्या होती है, अनावर्ती संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, रूढ़ संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है। इन सब के बारे में कल, संख्या के बारे में हम कल सब कुछ बेसिक पढ़ लेंगे और इसके बाद हम रेगुलर रूप से हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आप पहले बेसिक की क्लास देखना और इसके बाद आप क्वेश्चन आंसर करना, क्योंकि आप बेसिक जब तक आपके क्लियर नहीं है तब तक आप कौन सा क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाओगे। तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।